ठंड में गांव की देवरानी की 7 चूल्हे, शहर की जेठानी की 1 चूल्हे वाली रसोई। ठंडी में सुबह सुबह अपने बंगले के लॉन में बने 7 मिट्टी के चूल्हों पर साड़ी के ऊपर स्वेटर पहने निवेदिता मजे से सुबह के नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी बना रही थी। निवेदिता ने पहले चूल्हे में दाल उबलने को रखी, दूसरे में चावल, तीसरे में भिंडी की सब्जी, छठवें और 7वें चूल्हे में दूध और चाय उबलने को रखकर चौथे और 5वें चूल्हे में सुबह के नाश्ते के लिए पोहे और जलेबी बना रही थी। निवेदिता के साथ मिट्टी के चूल्हों से निकलता धुआं पड़ोस के बंगलों में मॉड्यूलर किचन की खिड़की से ठंडी हवा के साथ होता हुआ किचन में एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर जैकेट पहने चाय उबाल रही उसकी जेठानी सुरभि के पास तक जाता है। सर्दियों में ठंड और मेरी गांव की गंवार देवरानी के 7 चूल्हों से निकलता ये धुआं कभी खत्म नहीं हो सकता। 7 चूल्हों से निकलता धुआं हवा में घुलकर हॉल में बैठे सुरभि के सास ससुर गुंजन जी और संतोष जी तक भी जाता है। धुएं से परेशान होकर संतोष जी सुरभि की कही अधूरी बात को पूरा करती हैं। अरे सर्दियों की ठंड तो खत्म हो सकती है, लेकिन निवेदिता बहू के चूल्हों से निकलता धुआं हमेशा ही रहेगा भाई। धुएं से सिर्फ सुरभि और उसके सास ससुर ही परेशान नहीं थे। बंगलों के लॉन में बैठी गाने का रियाज कर रही उसकी नंद सीमा भी परेशान थी। सारे गामा पाधानी। जैसे जैसे हवा में घुला धुआं सांसों में सीमा के फेफड़ों तक पहुंचता है, उसके सुर बिगड़ने लगते हैं। इस धुएं में रियाज नहीं कर सकती। ना जाने मेरी छोटी भाभी को क्या ही मजा आता है मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने में। उनकी वजह से मुझे कितना परेशान होना पड़ता है। 7 मिट्टी के चूल्हों से निकलती धुएं से उसकी जेठानी और उसका पूरा परिवार कितना परेशान होता है, इस बात से बेपरवाह निवेदिता खाना और नाश्ता एक साथ बनाकर हॉल में स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़े बैठे अपने सास ससुर रूपवती और अखिलेश जी और जैकेट पहने ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठे अपने पति सोनू को सर्व करती है। अरे बहू, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारे मिट्टी के चूल्हे से निकले धुएं से हमें परेशानी होती है। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि मिट्टी के चूल्हों की वजह से हमें ठंड में गर्मा गर्म खाना और नाश्ता मिल जाता है, और खाने की वजह से ऑफिस पहुंचने में देर भी नहीं होती। अपने सास ससुर और पति से तारीफ सुनकर निवेदिता 7वें आसमान पर थी। ये सब मेरे 7 मिट्टी के चूल्हों का कमाल है, जिनमें मैं एक साथ ही खाना पका लेती हूँ। बार बार पकाने का झंझट ही खत्म। चूल्हों की लपट से ठंडी भी नहीं लगती और काम भी जल्दी हो जाता है। इधर अपने 7 चूल्हों में एक साथ ही सारा खाना बनाकर घर वालों को जल्दी खाना खिलाकर निवेदिता उसकी वाहवाही लूट रही थी, और इधर अपने मॉड्यूलर किचन के एक ही इलेक्ट्रिक चूल्हे पर बारी बारी से चाय पोहे बनाने के बाद ऑफिस जाते अपने पति के टिफिन के लिए खाना बनाने में हमेशा की तरह देर होने पर हॉल में गर्म कपड़े पहने अपने पति से रोज की तरह डांट सुनती उसकी जेठानी सुरभि। सुरभि, मैं आज भी तुम्हारी वजह से ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। मैं चाहे जितनी जल्दी रेडी हो जाऊं, लेकिन तुम खाना बनाने में हमेशा देर करती हो। अब किचन में एक ही चूल्हा है, उसी में मैं चाय भी बनाती हूँ और नाश्ता भी, तो खाना बनाने में तो देर लगेगी ही। तो अपनी जेठानी की तरह आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना लो। गगन अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले ही। मैं शहर में पली बड़ी हूँ और मेरी देवरानी गांव की गंवार है। मैं उनकी तरह गंवारों जैसे मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है करो, बस ध्यान रहे कि अब आगे से मुझे तुम्हारे एक चूल्हे की जिद की वजह से मुझे ऑफिस जाने में देरी ना हो। अपने पति को ऑफिस के लिए विदा करके सुरभि बंगलों की बालकनी में आकर धूप सेकने लगती है। तब तक उसकी देवरानी निवेदिता भी अपने सास ससुर को खाना खिलाकर और अपने पति को ऑफिस के लिए विदा करके लॉन में आकर 7 मिट्टी के चूल्हे में जमी राख को साफ करके उन्हें गोबर से लीप रही होती है। अपनी देवरानी को देखकर सुरभि। देवरानी जी, आखिर तुम्हें कब समझ में आएगा कि तुम्हारे मिट्टी के चूल्हों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। घर मेरा, आंगन मेरा, मिट्टी के चूल्हे मेरे, उन पर खाना मैं बनाती हूँ, तो भला आपको किसी भी तरह की परेशानी कैसे हो सकती है जेठानी जी? मुझे परेशानी मिट्टी के चूल्हों से निकलते धुएं से होती है। लकड़ी और उपले जलेंगे तो धुआं तो होगा ही, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं धुएं को पकड़ थोड़ी ना लूंगी कि अले ले ले उधल मत जाओ बेटा, उधल मेरी जेठानी जी तो धल है तो तुमसे परेशानी हो जाती है। जेठानी जी, तुम्हें जो भी परेशानी है तुम जानो, मुझे जो करना है मैं करूंगी, और हाँ, मैं अपने घर में करती हूँ, किसी और के घर में नहीं कर रही हूँ। इस गंवार को कुछ समझाना ही बेकार है।
बोलती हुई सुरभि बालकनी से अपने कमरे में चली जाती है और निवेदिता भी चूल्हों की साफ सफाई और लिपाई पुताई करके अपने बंगले के मॉड्यूलर किचन के सिंक में सुबह के झूठे बर्तन साफ करने लगती है। झूठे बर्तन साफ करने के बाद निवेदिता दोपहर के खाने के लिए 7 मिट्टी के चूल्हों पर एक ही समय पर 7 अलग अलग पकवान जैसे पनीर भुर्जी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, दाल चावल, बाजरे की खिचड़ी और गर्मा गर्म मूंग का हलवा बनाकर डाइनिंग हॉल में अपने सास ससुर को सर्व करती है। अरे भाई निवेदिता बहू, ठंड में गर्मा गर्म खाना मिल जाए, वो भी समय पर, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। अपने 7 मिट्टी के चूल्हों पर जल्दी जल्दी खाना बनाने की वजह से एक बार फिर से निवेदिता को अपने सास ससुर से शाबाशी मिल रही थी और अपने एक ही इलेक्ट्रिक चूल्हे से बारी बारी से दाल चावल सब्जी रोटी बनाने में बनी देरी की वजह से हॉल में बैठे खाना खा रहे उसके सास ससुर और नंद। सुरभि बहू, जब तक तुम खाना बनाकर लाती हो तब तक तो हमारी भूख ही मर जाती है। अरे भाई सुरभि, मैं तो तुमसे कितनी बार कहूँ कि खाना जल्दी बनाया करो। भाभी जी, आपको तो पता ही है ना, खाली पेट रियाज करना कितना मुश्किल होता है। कोशिश तो करती हूँ कि खाना जल्दी बन जाए, लेकिन एक ही चूल्हे में इतना सारा खाना बनाने में देर तो लगती ही है ना। एक में देर लगती है तो दूसरा ले आओ या मिट्टी का चूल्हा बना लो। मम्मी जी, मुझे दूसरा चूल्हा नहीं चाहिए, मैं एक ही में खुश हूँ और मिट्टी के चूल्हे में खाना नहीं बनेगा मुझसे। सुरभि अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर भी ना तो दूसरा चूल्हा लाने को तैयार थी और ना ही मिट्टी का चूल्हा बनाने को। उसी शाम ऑफिस से घर आए अपने पति के साथ सास ससुर और नंद की देर से खाना खिलाने की वजह से डांट सुनकर सुरभि बंगलों की बालकनी में शॉल ओढ़े खड़ी अपने लॉन में 7 मिट्टी के चूल्हे को स्वेटर पहने गोबर से लीप रही अपनी देवरानी निवेदिता को देखकर। मैं हर दिन अपने सास ससुर की डांट सुनती हूँ और ये महारानी शांति से अपना चूल्हा लीप रही है। अभी बताती हूँ इसे। जमाना कहां से कहां पहुंच गया है और कुछ लोग आज भी मिट्टी के चूल्हे, गोबर और राख में अटके हुए हैं। अपनी जेठानी का ताना सुनकर चूल्हा लीप रही निवेदिता। जमाना चाहे कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन खाना तो आग में ही पकेगा। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में खाना पकाकर खुद को आधुनिक समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके पूर्वज सदियों से मिट्टी के चूल्हे में पका खाना ही खाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी की बातें अपने अपने बंगलों के हॉल में शॉल ओढ़े बैठे उनके सास ससुर भी सुनते हैं। स्वेटर पहने बैठे सोनू से रूपवती जी। सोनू बेटा, जा देख तो दोनों देवरानी जेठानी फिर से शुरू हो गई है। बात ज्यादा बढ़े उससे पहले तू निवेदिता बहू को अंदर ले आ। अपनी माँ की बात को सुनकर सोनू लॉन में निवेदिता के पास पहुंच जाता है। सोनू की ही तरह अपनी माँ के कहने पर सुरभि का पति गगन भी बंगलों की बालकनी में खड़ी सुरभि के पास आकर उसका हाथ पकड़कर, अरे तुम भी ना क्या बच्चों की तरह लड़ने लगती हो? मम्मी ने कहा अंदर चलो। गगन और अपनी पत्नियों को अपने अपने बंगलों के अंदर ले जाते हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह स्वेटर पहने ठंडी हवाओं के बीच निवेदिता अपने लॉन में 7 मिट्टी के चूल्हों पर आग की गर्मी का मजा लेते हुए एक साथ उपमा, इडली, वड़ा, बालूशाही, दाल मखनी, पुलाव और तंदूरी रोटी सेक रही थी और चूल्हे से निकला धुआं हवा में मिलकर उसकी जेठानी के बंगलों में, हॉल और लॉन में जा रहा था। हॉल में भूखे शॉल ओढ़े बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे उसके सास ससुर और गर्म जैकेट पहने अपने टिफिन का इंतजार कर रहा उसका पति। एक तो सुबह सुबह ये धुआं पहले ही परेशान कर देता और ऊपर से नाश्ता बनाने में बहू की लेट लतीफी। अरे बहू, नाश्ता बनने में अभी और कितना समय लगेगा? बहुत भूख लगी है। किचन में स्वेटर पहने इलेक्ट्रिक चूल्हे पर पतीले में पानी गर्म कर रही सुरभि। थोड़ी देर और लगेगी, अभी मैं ननद जी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। हाथ में बंधी घड़ी देखकर गगन, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, नहीं तो आज फिर मुझे बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। बोलता हुआ गगन चेयर से उठकर हॉल से बाहर निकलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। गगन के जाने के कुछ देर बाद सुरभि एक गिलास पानी गर्म करके लेकर लॉन में गाने का रियाज कर रही अपनी नंद सीमा के पास जाती है। अपनी भाभी के हाथ से गर्म पानी लेकर गरारी करती हुई सीमा, भाभी जी, मुझे लगता है कि इस धुएं से मेरा गला खराब हो जाएगा और 2 दिन बाद ऑडिशन है। अगर ऐसा हुआ तो ऑडिशन देने से पहले ही मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। ननद जी, आप परेशान मत होइए, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ना रहेंगे चूल्हे, ना होगा धुआं। भाभी जी, आप क्या करने वाली हो? अभी आप गर्म पानी पियो, सुबह सब पता चल जाएगा। सुरभि ने जो कुछ भी प्लान किया था उसे एग्जीक्यूट करने का दिन में तो उसे मौका नहीं मिला, लेकिन रात में 12 बजे सबके सो जाने के बाद अपने कमरे से शॉल से मुंह ढककर निकली सुरभि अंधेरे में अपने लॉन से होती हुई निवेदिता के बंगले के बाहर ही रुकती है और लॉन का दरवाजा फांद कर लॉन में दाखिल हो जाती है और मिट्टी के 7 चूल्हों के पास जाकर लात मार मार कर 7 मिट्टी के चूल्हे तोड़कर जैसे अपने कमरे से निवेदिता के बनाए मिट्टी के चूल्हों तक गई थी, ठीक उसी तरह से अपने कमरे में वापस आकर बेड पर लेटकर सो जाती है। अगली सुबह ठंड में ठिठुरती हुई जैकेट पहने निवेदिता जब लॉन में खाना बनाने जाती है तो टूटे हुए चूल्हे को देखकर, ये किसने किया?
रात में तो सभी चूल्हे सही सलामत थे। उसके बंगले की बालकनी में स्वेटर पहने खड़ी अपनी जेठानी सुरभि और उसकी नंद की हंसी सुनकर, ये जरूर मेरी जेठानी जी की हरकत होगी, वही मुझसे जलती हैं, उन्होंने ही ऐसा किया होगा। अपनी देवरानी की बात सुनकर सुरभि, देवरानी जी, तुम तो मुझ पर इल्जाम इतने कॉन्फिडेंस से लगा रही हो जैसे तुमने अपनी आंखों से मुझे चूल्हे तोड़ते हुए देखा हो। देखा तो नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये काम तुम्हारा ही हो सकता है। मेरी भोली भाली गांव की गंवार देवरानी जी, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले पुख्ता सबूत होने चाहिए। आपके चूल्हे तोड़ने का काम किसी कुत्ते का भी हो सकता है। ठीक है, मेरी शहर की पढ़ी लिखी चालाक जेठानी जी, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अगली बार ध्यान रखूंगी कि मेरे मिट्टी के चूल्हे कोई ना तोड़ पाए। दोनों देवरानी जेठानी की बहस सुनकर उनकी पड़ोसन ललिता और विमला शॉल ओढ़े हॉल में बैठी निवेदिता की सास रूपवती के पास जाकर, रूपवती, तुम और गुंजन भी तो देवरानी जेठानी हो, लेकिन आज तक हमने तुम दोनों को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन तुम दोनों की बहुओं को हमने कभी एक साथ प्यार से बात करते हुए भी नहीं देखा। जब भी देखा आपस में लड़ते झगड़ते ही देखा है। अब क्या करूं, मैं तो खुद उन्हीं की लड़ाई से परेशान हूँ। न सिर्फ तुम बल्कि हम भी। अब आ ही गई हो तो चाय पी कर ही जाना। चाय कैसे बनाऊं मम्मी जी, मिट्टी के चूल्हे तो टूटे पड़े हैं। अब बड़बड़ाती हुई निवेदिता हॉल में आती है। निवेदिता बहू, मिट्टी के चूल्हे टूट गए तो क्या हुआ, अपनी मॉड्यूलर रसोई भी तो है। मम्मी जी, आपको तो पता है ना मुझे मॉड्यूलर रसोई में खाना बनाना नहीं आता है। मैं पहले मिट्टी के चूल्हे बनाऊंगी, उसके बाद ही आप सबको चाय और खाना मिलेगा। गुस्से में बड़बड़ाती हुई निवेदिता स्टोर रूम में जाकर गेंती, फावड़ा और तसला ले आती है और लॉन के एक कोने से गेंती से मिट्टी खोदकर फावड़े से मिट्टी तसले में भरकर टूटे हुए चूल्हे के पास लाकर इकट्ठा करके उसे मिट्टी में चावल की भूसी और पानी मिलाकर फावड़े से मिक्स करने लगती है। तब तक विमला और ललिता भी अपने घर चली जाती हैं। लॉन में शॉल ओढ़े खड़े रूपवती और अखिलेश जी ठंड से ठिठुरती हुई निवेदिता को ठंडी मिट्टी से चूल्हा बनाते देखकर, अरे बहू, तुम ठंड में क्यों परेशान हो रही हो? जब घर में मॉड्यूलर किचन है तो आज उसी में खाना बना लो। मिट्टी से चूल्हे बना रही निवेदिता, पापा जी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हे या गैस चूल्हे पर खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है बहू, जो जी में आए करो। अखिलेश जी और रूपवती जी वहां से हॉल में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निवेदिता अपने बंगलों की बालकनी में खड़ी सुरभि और सीमा की बातें सुनती है। कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, जिन्हें जितना चाहे सीधा करने की कोशिश की जाए वो रहते टेढ़े के टेढ़े ही हैं, जैसे कि मेरी देवरानी। उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश करना बेकार है। वो गांव की गंवार जो है। 4 किताबें पढ़ लेने से और शहर में पैदा हो जाने भर से कोई समझदार नहीं हो जाता। भाभी जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे रियाज करना है। निवेदिता को ताना मारकर उसकी जेठानी और उसकी नंद बालकनी से चली जाती है और निवेदिता सुबह से शाम होने तक जब तक उसके सातों चूल्हे नहीं बन जाते वो लॉन से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिलती। सुबह से शाम तक चूल्हे बनाने के कारण निवेदिता को ठंड में भी पसीना आ जाता है और पसीना पोंछती हुई निवेदिता, मैंने तो चूल्हे बना लिए और आज रात का खाना भी 7 चूल्हों पर बनाऊंगी, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे घर पर आज इलेक्ट्रिक चूल्हा कैसे जलता है, जेठानी की बच्ची। पसीना पोंछती हुई और मिट्टी से सनी निवेदिता हॉल के अंदर जाती है तो सोफे पर बैठे उसके सास ससुर, बहू, तुम सुबह से चूल्हे बना रही हो, थक गई होगी, आज तुम आराम करो। दोपहर की तरह ही रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते हैं। नहीं मम्मी जी, खाना तो मिट्टी के 7 चूल्हों पर ही बनेगा। बोलते हुए निवेदिता अपने कमरे में जाकर कमरे से अटैच्ड बाथरूम का गीजर ऑन करके गर्म पानी से नहाकर जल्दी से साड़ी और जैकेट पहनती है और लॉन में आकर मिट्टी के 7 गीले चूल्हों के बीच सूखी घास रखकर आग लगा देती है। ये हो गया खाना बनाने का इंतजाम। अब मैं अपनी जेठानी का भी कुछ इंतजाम करती हूँ। सुबह वो बहुत उछल रही थी ना। अब निवेदिता सबसे नजरें छुपाकर हाथ में प्लास ली अपने बंगलों से निकलकर सुरभि के बंगलों के लॉन के दरवाजे से होती हुई बंगलों के पावर बोर्ड तक पहुंच जाती है और मीटर से बंगलों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने वाला वायर काट कर चुपचाप जैसे गई थी वैसी वापस अपने लॉन में चूल्हों के पास आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। जिस वक्त निवेदिता ने कनेक्शन कट किया था उस वक्त सुरभि किचन में इलेक्ट्रिक चूल्हे पर सब्जी बना रही थी। तभी पावर कट होते ही, ये क्या हुआ, इस लाइट को भी अभी जाना था, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी खिड़की से आती हुई बल्ब की रोशनी देखकर, पड़ोस में तो लाइट है, फिर हमारे यहाँ लाइट कैसे नहीं है? कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है? सुरभि का शक अपनी देवरानी की तरफ था। वो जब तक हॉल में अपने पति सास ससुर के पास आती तब तक सीमा ने मोमबत्ती जलाकर उजाला कर दिया था। अरे एक तो वैसे भी इलेक्ट्रिक चूल्हे में खाना बनाने में बहू इतनी देर लगा देती है, ऊपर से ये लाइट भी न जाने कब तक आएगी। जब तक इलेक्ट्रीशियन नहीं आएगा तब तक लाइट भी नहीं आएगी पापा जी। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? बालकनी में चलकर खुद ही देख लीजिए पापा जी।
सुरभि सभी घर वालों को बालकनी में ले जाती है, जहां वो लोग देखते हैं कि मोहल्ले के सभी घरों में जलती हुई लाइट है। अब आप सब लोग समझे, ये जरूर किसी की साजिश है, लाइट कट करके हमें परेशान करने और भूखा रखने की। ऐसा कौन कर सकता है भला? उनके बालकनी में आने से पहले ही सूखी घास में लगाई आग की गर्मी से गीले चूल्हे सूख चुके थे और निवेदिता उस समय उन पर बर्तन रखने की जद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि वो चूल्हे पहले से बड़े बन गए थे, जिस वजह से पुरानी कढ़ाई और पतीले उन पर सही ढंग से टिक नहीं रहे थे। अपनी देवरानी की तरफ इशारा करके, ये काम मेरी देवरानी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये क्या सुरभि, तुम भी बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे किसी पर भी इल्जाम लगा सकती हो? लेकिन मैं सच कह रही हूँ। तुम शांत हो जाओ, मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर देता हूँ, वो आकर लाइट में जो भी गड़बड़ी हुई है उसे ठीक कर देगा। जेठानी जी को बोलने दीजिए जेठ जी, बेचारी को बुरा लग रहा होगा। अभी तुम खूब उछल लो देवरानी जी, मैं भी देखती हूँ तुम कल सुबह मिट्टी के चूल्हे पर खाना कैसे बनाती हो। गगन के बुलाने पर कुछ ही देर में इलेक्ट्रिशियन आकर बंगलों की लाइट ठीक कर देता है, जिसके बाद सुरभि इलेक्ट्रिक चूल्हे में खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में सभी लोगों को सर्व करके खुद भी खाकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। रात के 2 बजते ही सुरभि को जब यकीन हो जाता है कि निवेदिता सो गई होगी, जैसे वो पिछली बार निवेदिता के लॉन में गई थी, ठीक वैसे ही इस बार भी उसके लॉन में प्लास्टिक के सांप रखकर आती है और एक एक करके 7 चूल्हों के बीच नकली सांप रखकर जैसे गई थी वैसे ही अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगली सुबह जब सुरभि गर्म कपड़े पहने अपने बंगलों की बालकनी में आती है तो देखती है कि प्लास्टिक के सांप हाथ में लपेटे चूल्हों के पास खड़ी अपनी देवरानी को। मुझे पता है जेठानी जी, पिछली बार की तरह ये हरकत भी तुमने की है, लेकिन खैर छोड़ो, मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि गांव में मैं असली सांप का जहर निकाल कर फेंक देती थी, फिर ये तो प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के सांप फेंककर निवेदिता मिट्टी के 7 चूल्हों में आग जलाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। निवेदिता ने मिट्टी के मजबूत लेकिन गलती से 7 बड़े चूल्हे तो बना लिए थे, लेकिन बड़े चूल्हों पर खाना पकाने के लिए बड़े बर्तन नहीं खरीदे थे। निवेदिता को चूल्हे पर बर्तन जमाने की जद्दोजहद करते देखकर सुरभि, बड़े चूल्हे बनाने से कुछ नहीं होता देवरानी जी, बड़ा दिमाग भी होना चाहिए। जोश जोश में बड़े चूल्हे तो बना लिए, लेकिन बड़े बर्तन लाना भूल गई। हाँ, आप मेरी फिक्र मत करो जेठानी जी, अपनी सोचो। अगर मैं बड़ा चूल्हा बना सकती हूँ तो बड़े बर्तन भी ला सकती हूँ। मैं अपनी क्या सोचूं देवरानी जी, मैं तो जैसे तैसे अपने 7 चूल्हों में आज खाना बना लूंगी, लेकिन मुझे परेशान देखकर मजा लेने के चक्कर में टाइम देखो क्या हो गया। और मुझे नहीं लगता कि आपने अब तक नाश्ता बनाने की तैयारी तो दूर की बात है, अपना इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा ऑन भी किया होगा। मेरी देवरानी बात तो सही कह रही है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, और एक चूल्हे में खाना बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। सोचती हुई सुरभि बालकनी से किचन में जाकर एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर कढ़ाई पनीर और रोटी बनाकर डाइनिंग हॉल में गर्म कपड़े बैठे काफी देर से नाश्ते का इंतजार कर रहे अपने घर वालों को सर्व करती है। बहू, मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरी जेठानी की बहू की तरह मिट्टी के चूल्हे बना लो और उन्हीं पर खाना बनाया करो। अरे तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है बहू, कम से कम हमें गर्मा गर्म और जल्दी नाश्ता और खाना तो मिलेगा। हाँ सुरभि, जरा सोचो, अगर किसी दिन मेहमान आ गए तो तुम अपने एक चूल्हे में जल्दी खाना कैसे बना पाओगी? मेहमान जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी गांव की गंवार देवरानी की तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं पकाने वाली। सुरभि को शायद नहीं पता था कि जिस बात के होने का डर सबसे ज्यादा होता है वही बात होती है। अपने घर वालों को खाना खिलाकर और खुद भी खाकर सुरभि अपने पति गगन के साथ रूम में जाकर रजाई ओढ़कर सो जाती है। और अगली सुबह सुरभि के ताया ताई कमला और विजेंद्र अपनी बेटी और दामाद के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। वो अकेले ही किचन में उन सब के लिए एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर जल्दी जल्दी कढ़ाई पनीर, शाही पुलाव, गाजर का हलवा, पूड़ी, डोसा और रोटी सेकने की तैयारी करती है। तभी हॉल में उन्हीं के साथ गर्म कपड़े बैठे उसके सास ससुर गुंजन और संतोष जी। सुरभि बहू, तुम्हें खाना बनाने में कितनी देर लगती है? मेहमान भूखे बैठे हैं। किचन में शाही पुलाव के लिए मटर छील रही सुरभि। मैं एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बना रही हूँ मम्मी जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अपनी सास की बात सुनते ही सुरभि ने खाना बनाने की रफ्तार तेज कर दी। बड़े से भगोने में शाही पुलाव इलेक्ट्रिक चूल्हे में पकने को रखकर पनीर के स्लाइस काटने लगी। पनीर के स्लाइस काटने के बाद आटा गूंथ कर सुरभि डोसा का बैटर तैयार करती है। ये सब वो जल्दी जल्दी कर रही थी। तब तक शाही पुलाव जल चुका था, भगोने से धुआं निकलता देखकर। ये क्या हो गया? सुरभि इलेक्ट्रिक चूल्हे से शाही पुलाव का बर्तन उठाकर दाल चावल बनाने की तैयारी करती है। दाल चावल ही बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा। सुरभि इलेक्ट्रिक चूल्हे में कढ़ाई रखकर शाही पनीर बनाते हुए जल्दी जल्दी दाल चावल, रोटी, पूड़ी, गाजर का हलवा और डोसा बनाने की भी तैयारी करती है। एक ही इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बना रही सुरभि इतना थक जाती है और परेशान होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर किचन के फर्श पर गिर पड़ती है। सुरभि के हाल से बेखबर हॉल में बैठी उसकी ताई और सास
सुरभि बेटा कितनी देर और लगेगी, हम सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब भी सुरभि का कोई जवाब नहीं आता तब उसकी सास गुंजन, सुरभि बहू किचन में क्या करने लगी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। इतना कहकर गुंजन जी हॉल से किचन में जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पर कढ़ाई में पक रहे जले हुए शाही पनीर का धुआं, पतीले से निकल रहे जले हुए शाही पुलाव का धुआं, अस्त व्यस्त किचन और फर्श पर बेहोश पड़ी सुरभि को देखकर। हे भगवान, बहू तो खाना जलाकर यहाँ बेहोश पड़ी, अब मैं क्या करूँ? भूखे मेहमानों को ये जला हुआ और कच्चा खाना तो नहीं खिला सकती। गुंजन जी के बंगलों के किचन से निकलता हुआ धुआं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी स्वेटर पहन रही रूपवती जी देखती हैं और घबराई हुई भागकर गुंजन जी के किचन में जाती हैं और फर्श पर बेहोश पड़ी सुरभि और उसी के पास सिर पर हाथ रख के बैठी अपनी जेठानी गुंजन जी से। क्या हुआ जेठानी जी, सब ठीक तो है ना? घर में आए हुए मेहमानों और जले हुए अधपके खाने के बारे में बताकर गुंजन जी, घर में मेहमान आए, उनके लिए खाना बनाते हुए मेरी बहू का ये हाल हो गया, खाना भी नहीं बना, अब मैं क्या करूं, मेरी तो नाक कट जाएगी। आप चिंता मत करो जेठानी जी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों देवरानी जेठानी भले अलग अलग रहती लेकिन है तो एक ही परिवार। आपकी बेइज्जती मतलब परिवार की बेइज्जती, मतलब मेरी भी बेइज्जती। तुम क्या करोगी देवरानी जी? अब मेरी बहू के साथ मिट्टी के चूल्हे हमारी इज्जत बचाएंगे, चलो मेरे साथ। अपनी जेठानी को अपने साथ लेकर रूपवती जी अपने बंगलों के लॉन में 7 बड़े बड़े चूल्हों के अंदर रखी लकड़ियों में शॉल ओढ़े आग लगा रही थी। अपनी बहू निवेदिता के पास पहुंचती है। निवेदिता से गुंजन जी के किचन और सुरभि का हाल बताकर रूपवती जी, देखो निवेदिता बहू, लड़ाई झगड़ा तो हर घर और परिवार में होता है और हमेशा चलता रहता है। तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, थोड़ा बहुत मनमुटाव हर देवरानी जेठानी में होता है, लेकिन परेशानी की घड़ी में थोड़ी देर के लिए मनमुटाव भूलकर एक हो जाना चाहिए। सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? निवेदिता के आगे हाथ जोड़कर गुंजन जी, निवेदिता बहू, आज मेरे घर में मेहमान भूखे चले गए तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। गुंजन जी के हाथ पकड़कर, ये आप क्या कर रही हैं बड़ी सासू माँ? आपकी छोटी बहू के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और भला मैं जिंदगी भर अपनी जेठानी को ताना मारने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? निवेदिता सातों मिट्टी के चूल्हे में पहले से ही खाना बनाने की तैयारी कर चुकी थी। वो फटाफट सातों चूल्हों में बड़े बड़े भगोने, कढ़ाई और कुकर चढ़ाकर दाल, चावल, आलू, मटर, टमाटर, बैंगन, गोभी और तुरई की मिक्स वेज सब्जी और बटर पनीर चढ़ाकर पकौड़े तलने लगती है। तब तक रूपवती और गुंजन जी आटा गूंथ लेती हैं। रूपवती जी पूड़ियां बेलती जाती हैं और निवेदिता सेकती जाती है। देखा बड़ी सासू माँ, मेरे साथ मिट्टी के चूल्हों में कितनी जल्दी खाना बनता है। हाँ बहू, देखा और महसूस भी किया। पूड़ियां बेलती हुई रूपवती जी, क्या महसूस किया जेठानी जी? ठंड में मिट्टी के चूल्हे में जलती आग की गर्माहट का सुकून। देखते ही देखते सातों मिट्टी के चूल्हों में 7 तरह के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। वो तीनों मिलकर जल्दी से गुंजन जी के बंगलों में खाना ले जाकर हॉल में बैठे मेहमानों को सर्व करती हैं, ये सोचकर कि मिट्टी के चूल्हे में खाना सुरभि ने बनाया है। खाना खाकर, अरे भाई वाह, खाने की सौंधी महक से ही पता चल रहा है कि सुरभि ने खाना मिट्टी के चूल्हे में बनाया है। गुड़िया, अब से तुम भी अपनी दीदी की तरह कभी कभी मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया करना। मिट्टी के चूल्हे में बनी पूड़ियां इतनी नरम और मुलायम थी कि मैं तो 2 पूड़ियां ज्यादा ही खा गया। इस बात से अनजान कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ, होश में आती सुरभि अपना सिर पकड़े हॉल में आती है। सुरभि को देखकर पर्स से 500 का नोट निकालकर देते हुए कमला जी, इतना अच्छा खाना बनाकर कहाँ गायब हो गई थी सुरभि बेटा? ये ले, अच्छा खाना बनाने का शगुन। हाथ जोड़कर विजेंद्र जी, अच्छा समधन जी, समधी जी, अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। इतना बोलकर विजेंद्र जी, कमला जी, गुड़िया और राघव को लेकर वहां से चले जाते हैं। 500 के नोट और निवेदिता को हैरानी से देखकर सुरभि, मम्मी जी, मैं तो बेहोश हो गई थी, तो फिर खाना किसने बनाया? और ये देवरानी जी यहाँ क्या कर रही हैं? ये खाना तुम्हारी देवरानी ने ही बनाया है सुरभि बहू। अगर आज ये यहाँ ना होती तो इस घर के साथ साथ तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाती। मेरी देवरानी के यहाँ होने से, मेरी बेइज्जती होने से कैसे बच गई? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। बहू, तुम्हारे बेहोश होने के बाद इसी ने अपने साथ मिट्टी के चूल्हों में खाना बनाकर सभी मेहमानों को खिलाया और उनसे ये नहीं बताया कि खाना इसने बनाया है। अच्छा, तभी वो मेरी ताई जी समझ रही थी कि खाना मैंने बनाया है और मुझे शगुन भी दिया। अपनी सास की बात सुनकर और समझकर सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी देवरानी के पास जाकर, गांव की होने की वजह से मैंने हमेशा आपका और आपके साथ मिट्टी के चूल्हों का मजाक उड़ाया और आज आपने ही मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं भी आपको शहरी और घमंडी समझकर हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी जेठानी जी, आप भी मुझे माफ कर दो।
शहर की जेठानी सुरभि अपनी गांव की देवरानी निवेदिता को गले से लगा लेती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। सच ही कहा है कहने वालों ने, परिवार कितना एकजुट है ये मुसीबत पड़ने पर ही पता चलता है। भले ही दोनों देवरानी जेठानी की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन अंत में पता चला कि दिल से दोनों एक ही हैं।